हैं जी अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे आज के लिए सेकंड क्वेश्चन वो है जी रिप्रोडक्टिव शूट एपेक्स और सिंपली फ्लोरल एक्सेस। फ्लोरल एक्सेस ये एक लफ्ज़ है इसका और इसी को रिप्रोडक्टिव शूट एपेक्स कह सकते हैं। ये है जिसके दो मेथड्स जो ये नाम है मेथड, सॉरी ये नाम की बात है कि इसके दो पॉसिबल नेम्स हैं। आप ऑलरेडी कहीं पढ़ चुके हैं जब हम शेर अहमद वगैरह को स्टडी कर रहे थे मॉर्फोलॉजी को कि आम रूटीन में एक सीज़न होता है जब पौधा सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबली ग्रो कर रहा होता है। ये प्लांट है, ये डेवलप करता जा रहा है और इसके साइड के ऊपर लीव्स बनते जा रहे हैं। ये लीव्स हैं जो बने हुए हैं। जब और ब्रांचेस बनेगी, जब रिवर सीजन आएगा तो इसमें बजाय ये बनने के, जैसे कि अभी थोड़ी देर बात मैं डायग्राम पर ड्रा कर रहा हूँ, पहले क्वेश्चन में बात हो चुकी कि ये लीव था, इसके लीव के एक्सल में यहाँ पे बड बनी है। अगर तो रूटीन है तो इससे ब्रांच डेवलप हो जाएगी और ब्रांच पे भी ऐसे ही लीव्स डेवलप होते रहते हैं। लेकिन जब ग्रोइंग सीजन, वेजिटेटिव सीजन खत्म हो जाएगा और रिवर सीजन आएगा तो फिर जो ये जगह है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक लीफ था, इसे एक्सल में बर्ड थी, इस बर्ड से बजाय ब्रांच बनने के फ्लावर बनेगा। मैं एफ लिखता हूँ फ्लावर। जब फ्लावर बनेगा तो उस वक्त इस लीफ को लीफ की बजाय ब्रैकेट का नाम देंगे। हाँ, ब्रैकेट के नाम से वाकिफ है, चूंकि ब्रैकेट को हम डिटेल से ऑलरेडी मॉर्फोलॉजी में पढ़ चुके हैं। ये तब होगा जब रिप्रोडक्टिव सीजन होगा। आर फॉर रिप्रोडक्शन है और वी फॉर वेजिटेटिव। वेजिटेटिव ग्रोथ जब खत्म हो चुकी होगी तो स्पेसिफिक ग्रोइंग सीजन के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट से हम डेवलपमेंट शुरू करते हैं और इस तरह से जैसे कि ये। अब इस डेवलपमेंट के रेफरेंस से बहुत से लोगों ने बहुत सी स्टडीज़ की, बहुत सी थ्योरीज पेश की हैं। पहला पॉइंट ये है कि जैसे कि आप समझते हैं, देखते हैं कि बाजार एक फूल का पैदा होना और एक ब्रांच का पैदा होना बहुत सिमिलर है। ये भी लीफ कैंसिल में है और ये भी लीफ कैंसिल में हो सकता है, पहली पॉसिबिलिटी। उसके बगैर भी हो सकते हैं, सेकंड पॉसिबिलिटी। लेकिन इफ यू रिमेंबर, हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, बड़ा मशहूर क्वेश्चन था, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। वो क्वेश्चन मैंने खास तौर पर डिटेल से पढ़ाया था और बताया भी था। क्वेश्चन था जो हमारा, फ्लावर इज ए मॉडिफाइड हमारा ये क्वेश्चन था, ये हमने बहुत पहले पढ़ लिया था। फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट। अब ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हुए। इस क्वेश्चन में बहुत से पॉइंट्स थे जो कि आपने पहले से पढ़े हुए हैं, रिपीट नहीं होंगे। ये चीज़ इंडिकेट कर रही है कि एक ब्रांच की डेवलपमेंट में और एक फ्लावर की डेवलपमेंट में कोई खास फर्क नहीं है। जैसे आम सीजन में ब्रांचेस बन रही थी, बिल्कुल वैसे ही रिवर सिस्टम में फ्लावर्स की डेवलपमेंट दोनों सिमिलर हैं। और इस सिमिलरिटी के लिए होमोलोगस का इस्तेमाल किया जाता है। होमोलोगस, ये लफ्ज़ आप इससे पहले पढ़ चुके हैं, होमोलोगस। और ये लफ्ज़ आपने ज़ूलॉजी में पढ़ा होगा और यही लफ्ज़ आपने बॉटनी में भी पढ़ा होगा, बायोलॉजी में पढ़ा। ये तो पहला पॉइंट। अब चूँकि बहुत से साइंटिस्ट ने इस पर काम किया, मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ पॉइंट्स आउट किए और मुख्तलिफ थ्योरीज पेश की। मिसाल के तौर साइंटिस्ट का नेम है जी ग्रेगरी। ये लफ्ज़ आपके लिए गैर मारूफ है ज़ाहिर है, चूँकि आपने पहले बॉटनी की बुक्स नहीं पढ़ी हुई हैं। ये ग्रेगरी पढ़ा जाएगा। ग्रेगरी वो बंदा है जी जिसने अपनी जो रिसर्च है इस सिलसिले में उस पर काम किया। उसने ये कहा कि जब डेवलपमेंट होनी होती है फ्लावर की तो वो जो एक्सेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा उस एक्सेस से जिससे एक ब्रांच की डेवलपमेंट हो रही होती है, शूट एक्सेस। उसने दो नए लफ्ज़ जो हैं यूज़ किए। अब ये लफ्ज़ जो कि आपके लिए बिल्कुल ही नए हैं। उसने मेंटल और कोर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। उसने मेंटल को बैरूनी पोर्शन के लिए और कोर को अंदरूनी पोर्शन के लिए यूज़ किया। ये बिल्कुल ऐसी जैसे ट्यूनिक और कॉर्पस है।
बिल्कुल लेकिन वेरी डिफरेंट है, सेपरेट है। उसके मुताबिक ये जो दो लेयर्स हैं जिनका जो उसने जिक्र किया, उसने कहा जी कि ये जो बन रहा होता है फ्लूइड एक्सेस उसके अंदर अपना पार्ट प्ले करते हैं और उसको डेवलप करते हैं। लेकिन जब अदर लोगों ने उसके बाद लोगों ने इस पर रिसर्च की, अब इस बात से वाकई में पहले से कि जब भी कोई चीज़ कोई थ्योरी पेश की जाती है तो लोग उसके ऊपर फिर मज़ीद काम करते हैं, उसको स्टडी करते हैं और उसमें गलतियां निकालने की कोशिश करते हैं। और जब ऐसा हुआ तो बिल्कुल क्लियर कट वाज़ेह हो गया कि जो कुछ ग्रेगरी ने कहा था उसकी सब बातें प्रॉपर और दुरुस्त नहीं। बहुत से लोगों ने इसके ऊपर क्रिटिसाइज किया और ज़ाहिर क्रिटिसिज्म की जो वजह थी वो वही थी कि ये मैच नहीं कर रही थी फिगर परफेक्ट के साथ, प्रैक्टिकली चीज़ों को देखते हुए चलता तक नहीं, ऐसा नहीं हुआ जैसा इसने कहा। खास सिंगल फ्लावर बन रहा हो या इनफ्लोरेसेंस ग्रुप ऑफ फ्लावर्स बन रहे हैं, प्रोसेस सिंगल फ्लावर के लिए भी सेम होगा, उसके लिए साइज के फर्क के कोई फर्क नहीं है। अब जो चीज़ लेटर रिसर्चर्स ने स्टडी की, चेक की, उनका एक स्पेसिफिक पॉइंट था और वो पॉइंट ये था कि जहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, ये जैसे कि हम यहाँ बात कर रहे हैं कि हम फ्लावर डेवलप हो रहे हैं, पीछे बात हो चुकी हुई है कि जब से हमने पीछे जिक्र किया था कि जब शूट एपेक्स में डेवलपमेंट होती है तो लीव्स पहला लीफ फिर दूसरा फिर तीसरा जो बनते हैं। अब जब हम फ्लावर की बात करेंगे, आपको याद होगा फ्लावर के लिहाज से मुझे फ्लावर यहाँ ड्रा करना पड़ेगा इसके लिए। आपको याद होगा हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, वही क्वेश्चन जब मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया, फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट। आम फूलों में सेपल्स पेटल में कोई फर्क नहीं होता, यानी दोनों बहुत कम फासले पे होती हैं। लेकिन कुछ स्पेशल फूल हमने स्टडी किए थे कि सेपल्स नीचे हैं, थोड़ी सी डंडी होगी और फिर उसके बाद पेटल शुरू होंगे। किसी को इस डंडी का नाम याद रहा हो, ये केलेक्स के लिए है और नेक्स्ट वाला क्रोला के लिए है, सेपल्स और पेटल्स। इसका नाम किसी को याद रहा हो जी? मैं सेपल पेटल बना दी हैं, नाम नहीं लिखा है, टॉपिक हम पढ़ चुके हो। ऐसे ही इसे आगे जाएंगे तो एक बार फिर कुछ पौधों में ये डंडी आगे तक डेवलप हो रही है और फिर इसमें यहाँ पे ऐसे स्टेमन्स पैदा हो। इसका भी स्पेशल नेम है, ये अभी तक किसी के जवाब नहीं आया, इसका क्या नेम है, इसका क्या नेम है। और आखिर में अगर एक और डंडी हो और फिर इसके बाद आगे गायलेशियम हो तो इसका भी स्पेसिफिक नेम था। मुझे इंतजार है जी आपकी क्लास में से कौन जवाब देगा। ये 3 हो गए, ये 1 है, ये 2 है और ये 3। जी कब बताएगा जी 1 2 3 पे इन चीज़ों के नाम। इसके अंदर भी हो तो वो नंबर 4 पे चला जाएगा, ये भी हमने पढ़ा हुआ नंबर 4 वाला। ये पूरी क्लास से कहीं से कोई जवाब नहीं आ रहा है जो इंडिकेट कर रहा है कि किसी को भी कुछ भी याद नहीं है जो कुछ पढ़ा था। मेरे हाल याद रखिए, मैं नाम बोल देता हूँ ये, या फिर ज़्यादा बेहतर है मैं नाम ना बोलूँ नहीं और कहूँ जी कि आखिर पुराना लेक्चर फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट वाला लेक्चर ढूंढने और उसको जाकर सुने, याद करें कि ये क्या चीज़ है। हम जा रहे हैं अगले हेडिंग की तरफ। हमारा अगला हेडिंग नेक्स्ट थ्योरी है और ये नेक्स्ट थ्योरी बंदे के नाम पे है, बंदे का नाम है जी प्लेंटिफॉर। और ये इसने थ्योरी पेश की 1947 में, पाकिस्तान की हामूल थ्योरी है। इसने अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि इस थ्योरी में जिन चीज़ों का जिक्र आ रहा है वो अदर थ्योरीज के अंदर मौजूद हैं जो आपने जो स्टडी की है, जो हम इसको स्टडी कर चुके होंगे, उनके अंदर वो थ्योरी शामिल नहीं थी। अगर इसमें जो 2 लफ्ज़ आएंगे वो लफ्ज़ आपके लिए बिल्कुल न्यू हैं। एक लफ्ज़ है जी एनियो इनिशियल, एक और जो लफ्ज़ है मेरिस्टेम डी अटेम्प्ट।
ये दो अल्फाज हैं जो कि इसकी थ्योरी के अंदर इस्तेमाल हुए हैं और ये इंडिकेट कर रहे हैं कि पहले सैंपल्स बैटल और बाकी सब चीज़ें डेवलप हो रही हैं और स्टेप बाय स्टेप इससे हो रही हैं। पर इस आर्टिकल के मुताबिक यानी प्लेंटिफोल्ड के मुताबिक एंटीरियर इनिशियल से सेपल्स और पेटल्स बनते हैं जबकि स्टीवंस और कार्पेट जो हैं वो मेरिस्टेम डी अटेम्प्ट से बनते हैं। अब मैं बेहतर है कि इसकी नाम लिख देता हूँ ताकि ये लफ्ज़ जिनका तलफ़्फ़ुज़ अगर सुनने में क्लियर नहीं है इस पर एक साथ क्लियर हो जाएगा। ANNEAU initials ये INITIAL एनी इनिशियल्स वो जोन है जिसकी ड्यूरिंग के नतीजे के तौर पर पेरियंस बनती है। पेरियंस के नाम से वाकिफ है और पेरियंस में सेपल्स पेटल दोनों हो जाते हैं। सेपल्स ये सेपल्स के लिए है और उसके साथ साथ पेटल्स के लिए भी है। ये हो जाए एक पॉइंट हो गया इसकी थ्योरी का। इसकी थ्योरी का दूसरा पॉइंट फिर मुझे नाम लिखना पड़ेगा, यहाँ पे कॉमा की जगह सेमी कोलन डालते हैं ताकि ये अगला पॉइंट शुरू हो जाए। इसको नेक्स्ट पे ले जाते हैं। दूसरा नाम भी आपके लिए जो कि नया है, आप इस नाम से वाकिफ नहीं हैं और मैं नाम के स्पेलिंग लिख देता हूँ चूँकि आपके लिए नई चीज़ है। मेरी स्टेम यहाँ तक तो ठीक है। मेरी स्टेम ये नाम तो आपने पढ़ा हुआ है लेकिन इसके स्पेलिंग में थोड़ा सा फ़र्क है। ये इंग्लिश की बजाय लेटिन आइज आखिर में ई का लफ्ज़ मौजूद है। इसके आगे जो बाकी नाम लिखना है थोड़ा सा गड़बड़ है। अपॉस्ट्रोफी जी आप में से चूँकि मेरी टाइप तो बहुत अच्छी नहीं है जी, मैं अपॉस्ट्रोफी को ढूंढ रहा हूँ। अपॉस्ट्रोफी कहाँ पे है इसमें जी? मुझे तो अपने कीबोर्ड पे अपॉस्ट्रोफी वाला कॉमा नहीं मिल रहा है। वेयर इज अपॉस्ट्रोफी? कॉमा है लेकिन जहाँ पे होना चाहिए वहाँ नहीं है। अब चूँकि मेरे पास ऑप्शन और कोई नहीं है तो मैं जस्ट कॉमा लगाने लगा हूँ। सुन लीजिए इसकी रीज़न मैंने सर बता दी। शिफ्ट यूज करके देख लें। शिफ्ट यूज़ करके ये लो चेक करता हूँ। ये डबल लग गया, सिंगल चाहिए था। सिंगल लगा के देखते हैं दोबारा। लग गया मिल गया जी। मेरा ख्याल था कि ये कुछ और होगा, ये कॉमा निकला है। ये अपॉस्ट्रोफी आ गया जी, ठीक हो गया। मेरिस्टेम डी ANTENTE स्पेलिंग को चेक कर लीजिएगा, स्पेलिंग में गड़बड़ हो सकती है। जी मुझे लग रहा है स्पेलिंग में गड़बड़ हो गई है। ANTEN के बाद TE आना था, मैंने इसमें क्या लिख दिया, दो बार लिखा गया है। ANTEE ये फालतू लिखा गया है गलत जी। ये है जो वो लफ्ज़ जो कि इस्तेमाल किया प्लेंटिफोल ने और ये वो चीज़ है जिससे स्टेमन्स और कार्पेल्स यानी मेल और फीमेल पार्ट डेवलप होते हैं। इट फॉर्म स्टेमन्स एंड कार्पेल्स। ये है जी इस थ्योरी का मेन पॉइंट। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट साइंटिस्ट का नाम और नेक्स्ट थ्योरी। साइंटिस्ट का नाम है जी फिलिप्सन। टाइम हमारे पास है जी, कितने मिनट हैं? 3:02 तकरीबन 7-8 मिनट का टाइम है हमारे पास। ठीक है, कवर हो जाएगा इस टॉपिक। नेक्स्ट हेडिंग है जी हमारे पास, साइंटिस्ट का नाम है फिलिप्सन। जी ये साइंटिस्ट है जी। इसकी थ्योरी पहला पॉइंट 1947 में, उसके बाद 1949 में अपनी थ्योरी रिवाइज की। बहरहाल इसने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए वो कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो हम इससे पहले ऑलरेडी
पढ़ चुके हुए हैं मुख्तलिफ केस के अंदर। अब डिपेंड करता है वो लफ्ज़, क्योंकि मुझे नहीं याद, मेरा नहीं ख्याल कि आप लोग चीज़ें याद कर रहे हैं या नहीं याद कर रहे हैं। जब हमने एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के शूट एपिसिस को पढ़ा है तो उसमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, यहाँ पे इसकी थ्योरी के अंदर भी आपको वही लफ्ज़ मिलेंगे जो कि इन दोनों की सिमिलरिटी को शो करते हैं। बहरहाल उसने ये पॉइंट आउट किया कि वो चीज़ जो पहले शूट एपेक्स थी, वही चीज़ जब ब्रीडिंग सीजन या रिवर सीजन होता है तो वो रिप्रोडक्टिव एक्ट्स में कन्वर्ट होता है, जिसका पहला पॉइंट है शूट एपेक्स, यानी जो चीज़ ब्रांच थी, टहनी थी, मेन स्टेम था, वो कन्वर्ट हो गया है, चेंज हो गया है, और चेंज हो के कन्वर्ट हुआ है, चेंज हो गया है, और चेंज हो के जो चीज़ बनी है वो रिप्रोडक्टिव एक्सिस बन गया है। रिप्रोडक्टिव लफ्ज़ हम ऊपर इस्तेमाल कर चुके हैं, रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव एक्सिस बन गया। ये है जिसका ये एक्साइज हो गया, ये इसका मेन पॉइंट था, पहला पॉइंट। अब जैसा कि हम इससे पहले पढ़ चुके हुए कि जहाँ पे भी वो सेल मौजूद है जिन्हें डिवाइड करना होता है, उनकी चंद खास खसूसियात होती हैं। उन खसूसियात में सेल्स आमतौर पर इस तरह के होते हैं कि उनके अंदर न्यूक्लियस डेवलप होता है और डॉटरी स्टेनिंग होता है, उनमें डिवीजन वगैरह हो रही होती हैं। ये सब कैरेक्टर्स होंगे तो सेल डिवाइड करेंगे और आगे चीज़ें डेवलप होना शुरू। माइटोसिस होने के लिए जी, अब वो जो अल्फाज जिनकी बात हुई थी कि इस तेरे में वही अल्फाज इस्तेमाल किए गए जो हम इससे पहले पढ़ चुके हुए हैं। अब चूँकि लफ्ज़ बहुत लंबा है, उसको लिखना इतना आसान नहीं है मेरे लिए, मैं उसकी एब्रिविएशन लिखता हूँ चूँकि हम ये पढ़ चुके हैं। सी सेंट्रल एम मदर सेल्स, मैंने CMC लिखा है और ये कॉमन डल गया जी, तो चलना चाहिए था। सेंट्रल मदर सेल जोन को हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हुए हैं जब हम एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे थे इसी चैप्टर में इससे पहले। वेल, ये उस चीज़ का नाम जो कि इसको सोच कर यहाँ पे एक ये हो गया सेंट्रल सेल जोन। इसके जस्ट नीचे रिब मेरिस्टेम होता है, हम रिब मेरिस्टेम को भी स्टडी कर चुके हैं। रिब मेरिस्टेम ये भी डिस्कस हो चुका हुआ है इससे पहले। अब ये वो दो जोन्स हैं जो खास अहमियत के हामिल हैं और इनके अंदर माइटोसिस का अमल हो रहा है। माइटोसिस के नाम से आप पहले से वाकिफ हैं, क्या होता है या क्या होता है। न्यू सेल बनेंगे। जो अपर वाला जोन है यानी सेंट्रल मदर सेल जोन, इसमें पहले एक्टिव शुरू हो जाती है और उसके नतीजे के तौर पर न्यू सेल्स डेवलप होते हैं। पहले वाले पोर्शन से ट्यूनिका के नाम से चुका वाटर में पहले से ट्यूनिका बन गया और ये ट्यूनिका जिससे बना है ये वाला था जो सेंट्रल मदर सेल जोन, इसमें भी इनका शुरू होती है, ट्यूनिका डेवलप होना शुरू हो जाती है। एक ही सम कम हो गया। उसके मुकाबले में जो सेल नीचे पड़े हुए हैं उनके बाद उनकी बारी शुरू हो जाती है और वो पेरेंट का मेटास्पिथ जिसके बाद कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स डायरेक्ट मौजूद हैं वो बन जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो लोअर पोर्शन है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। ये है जो ऑल अबाउट डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरिड एक्सेस मुख्तलिफ साइंटिस्ट के मुताबिक। और इसमें ये भी याद रखिएगा कि जिस दौर की ये किताबें लिखी गई हुई हैं उस दौर में ये वाली रिसर्च बहुत कॉमन थी। आजकल जो न्यू बुक्स आ रही हैं उसमें किसी में भी ये चीज़ें डिस्कस ज़्यादा नहीं की जाती, बल्कि आजकल सारे का सारा जो जोर है वो मोलेकुलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री वाली साइड पे और जेनेटिक, जो क्लासिकल शोबे थे स्टडी के हवाले से, वो सब बहुत बुरे तरीके से नेगलेक्ट हो रहे हैं, उन पे ना होने के बराबर कोई काम कर रहा है। बहरहाल हमारा आज का ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगला चूँकि थोड़ा सा लेंथी है, अब टाइम
1 से 2 मिनट बाकी रह गए हैं, वो तो नहीं हो सकता। अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। If you have any question, you can ask questions. Just 1 से 2 मिनट बाकी हैं जूम के बंद होने में। एक्सक्यूज मी सर। जी, सर आपने एंगल के बारे में बताया था, एंटी क्लीनल और पेरी क्लीनल के एंगल के बारे में, वो रिपीट कर दें। आपने दो डिफरेंट चीज़ें मिक्स कर दी हैं। एंगल का जिक्र मैंने यहाँ पे किया था, अगर मैं ये दोबारा ड्रा कर देता हूँ। ये लफ्ज़ एक्सप्लेन हो चुका हुआ पहले, ये शायद आपको भूल गया। ये मैंने एक एक्सिस ड्रा किया है, ये लीव है, दिस इज अल्फा लीव, दिस इज एस फॉर स्टैंड। इनकी में जो एंगल है ये वाला, यहाँ जो चीज़ भी डेवलप हो गई, अब चूँकि ये एंगल एक्सिल कहलाता है और जो चीज़ डेवलप हो गई वो एक्सिलरी, मैंने ये डायग्राम यहाँ पर ड्रा की थी। जो एक्सिलरी ब्रैकेट है, दिस इज द एक्सिलरी ब्रैकेट, सॉरी, दिस इज द एक्सिलरी बर्ड, और जो चीज़ डेवलप होगी इससे वो ये ब्रांच शूट बन जाएगा। अगर ब्रीडिंग सीजन है तो फिर ये जो लीफ है ये ब्रैकेट बन जाएगा, और जो ये शूट बनने थी, ये शूट की बजाय फ्लावर बन जाएगी। मैं एफ और फ्लावर लिखा था, कहीं पर ये लिखा हुआ है, ये इस रेफरेंस में था।